Hello everyone. Once again, welcome back to our online platform RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series. तो जैसा कि एम्स जो नोसेट है 8, तो उसका शेड्यूल आप सभी के सामने है। फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और आपको जो है वैकेंसी आपको जो है देखने को मिली है वापस से एम्स की ओर से नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। तो उसका जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम था वो आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के अंदर जैसे ऑप्स एंड गायनिक्स हो गया, पीडियाट्रिक हो गया, साइकेट्रिक हो गया, ठीक है, फंडा हो गया, एमएसएन। तो इन सब एग्ज़ाम्स के ऊपर क्या दिया था इन्होंने, जो है काफ़ी ज़्यादा आपका पेपर आपका बनाया हुआ था। तो उन्हीं पेपर को हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। जो लास्ट आपका नोट सेट था, नोट सेट 7, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। स्पेशली पीवाईक्यू अपना ही सेशन रहेगा। तो टॉपिक को जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। हो सकता है फर्दर आपको जो इस टॉपिक में से क्या पढ़ना है, किस प्रकार से फर्दर आपका एमसीक्यू यहाँ पे बन सकता है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट एमसीक्यू अपना, हंचिंसन टीथ सडन लॉस डिफॉर्मिटी, डीपनेस seen in which disorder? डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, कंजेनिटल सिफिलिस और टर्नर सिंड्रोम। क्या आंसर रहेगा, किस में देखने को मिलते हैं? हंचिंसन टीथ सडन लॉस डिफॉर्मिटी एंड डीपनेस जो है कौन से डिसऑर्डर में देखने को मिलते हैं? डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, कंजेनिटल सिफिलिस और टर्नर सिंड्रोम। तो देखिए राइट आंसर आपका जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ सीन इन कंजेनिटल सिफिलिस। तो कंजेनिटल सिफिलिस के अंदर आपको एक ट्रायड देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है देखो, एक ट्रायड है आपका हंचिंसन टीथ, इसके अलावा और क्या आपको देखने को मिलेगा? एट्थ नर्व डीफनेस, एंड लास्ट में क्या है? इंटरस्टिशियल केराटाइटिस। तो ये तीनों कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है किसके अंदर? कंजेनिटल सिफिलिस के अंदर। याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, HIN को आप यहाँ पे याद रख सकते हो। तो इंटरस्टिशियल केराटाइटिस, हंचिंसन टीथ और सेंसरी न्यूरल डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डिफरेंस भी कौन सा? सेंसरी न्यूरल डिफरेंस। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको फर्दर। इसके अलावा और अगर हम साइन की बात करें तो आपको जॉइंट कैसे देखने को मिलते हैं? क्लोटन जॉइंट। क्या मीनिंग होता है क्लोटन जॉइंट का? ये मीनिंग होता है पेनलेस आर्थराइटिस ऑफ नी, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? क्लोटन जॉइंट। ये भी आपको कंजेनिटल सिफिलिस के अंदर देखने को मिलते हैं। दो टाइप के साइन होते हैं, एक होते हैं अर्ली साइन और एक होते हैं लेट साइन। तो लेट साइन में आपको क्या मिलता है? क्लोटन जॉइंट। और लेट साइन में एक और साइन मिलता है आपका एनलार्जमेंट ऑफ स्टेरेनो क्लेविकुलर पोर्शन। इसका भी आपको जो है क्या मिलता है? एनलार्जमेंट मिलता है। सैडल नोज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ओके। तो ये जैसे ट्रायड में नहीं है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है आप एक्सेप्ट करके आपको जो है ट्रायड का एमसीक्यू पूछ ले कि कंजेनिटल सिफिलिस के ट्रायड में कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ पे सैडल नोज डिफॉर्मिटी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। किसको इंक्लूड किया गया? एक तो हंटिंगटन टीथ को इंक्लूड किया गया, एट नर्व डिफनेस आपको देखने को मिलता है, इंटरस्टिशियल केराटाइटिस आपको देखने को मिलता है। एक अपीयरेंस और आपको ये देखने को मिलता है, वो है मलबेरी मोलर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, an infant developed purulent conjunctivitis on fourth day of life and is brought to the emergency department. What is the priority nursing action?
एक इन्फेंट है जिसमें क्या डेवलप हो रहा है, पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस डेवलप हो रहा है, 4th डे ऑफ लाइफ है अभी, इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वो लाया गया है। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, इस कंडीशन में प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? असेस फॉर साइन ऑफ न्यूमोनिया, secure an order for allergy testing of the infant, bath the infant eyed with tepid boric acid solution, teach the mother to wash her hand before touching the infant। क्या आंसर रहेगा? तो देखिए, पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस की जब कंडीशन होती है तो आपको जो है यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पे देखने को मिलता है? नाइजीरिया गोनोरिया, ठीक है। ये क्या कोज करता है? पुरुलेंट डिस्चार्ज। तो अब एक कंडीशन होती है नाइजीरिया गोनोरिया का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? न्यूमोनिया। तो इस कंडीशन में एज ए नर्स आपको यहाँ पे किसको असेस करना होता है? असेस साइन ऑफ न्यूमोनिया। तो आपको न्यूमोनिया के साइन को आपको क्या करना होता है? असेस करना होता है। तो कौन कौन से साइन होते हैं न्यूमोनिया के? जो कॉमन साइन जो न्यूमोनिया की कंडीशन में आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, तो इसके कॉमन सिम्टम्स जो है उसका मिनोमिक क्या बनता है? ब्रीथ। तो बी से आपको क्या देखने को मिलता है? ब्रीथलेसनेस। आर से क्या मिलेगा? रेस्पिरेटरी, यहाँ पे जो है पेशेंट को डिस्ट्रेस होगा। ई से क्या होगा? एनर्जी लेकिंग। ए में आपको क्या देखने को मिलेगा? एक्टिविटी जो है पर्सन की वो लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन हो रही है। तो टी से क्या मिलेगा? कफिंग, ट्रबल कफिंग। एंड एच से क्या देखने को मिलेगा आपको? हंस्ड पोस्चर, ठीक है। तो इसके आगे एस अगर हम लगा दें तो एस में आपको क्या देखने को मिलेगा? साउंड जो है वो कैसा आता है पेशेंट के अंदर? नॉइजी साउंड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ड्यूरिंग एक्सेलेशन। तो कॉमन कंडीशंस हैं न्यूमोनिया के लिए, इसके इन सब के बारे में हमें क्या करना है? असेस करना है इन साइन के बारे में। नेक्स्ट एमसीक्यू, बाकी रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आपके यहाँ पे क्या रहने वाले हैं? डिस्ट्रैक्टर्स रहने वाले हैं। A child is having pulseless electrical activity, high quality CPR is ongoing, and the patient is hemodynamic unstable. What is the next step? एक बच्चा जो है उसमें क्या हो रहा है? पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, हाई क्वालिटी CPR यहाँ पे उसको दिया जा रहा है, बट अभी भी जो है उसका हीमोडायनेमिक बच्चा अभी कैसा है? अनस्टेबल है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? इस कंडीशन में अपना जो है पे नेक्स्ट स्टेप क्या रहना चाहिए? डिफिब्रिलेशन, कार्डियोवर्जन, ADR या फिर एट्रोपिन। तो देखो यहाँ पे जो है CPR सबसे पहले आपको परफॉर्म करना है। CPR स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मॉनिटर देख रहे हैं, तो मॉनिटर देखने के बाद में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? अगर यहाँ पे सोकेबल रिदम अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो फिर क्या प्रोवाइड करना है? शॉक यहाँ पे प्रोवाइड करना है। अगर पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे क्या करना होता है? एपिनेफ्रिन देना होता है, ठीक है। एपिनेफ्रिन यहाँ पे जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे एवरी 3 to 5 मिनट। क्या डोज देंगे हम इसका एपिनेफ्रिन का? तो 0.01 mg पर केजी की यहाँ पे जो है डोज हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। बाकी जो है इसका पूरा एक एल्गोरिदम आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। पीडियाट्रिक कार्डियक अरेस्ट एल्गोरिदम जब आप यहाँ पे गूगल पे डालोगे तो आपको पूरा मिल जाएगा, आपको किस प्रकार से क्या कंडीशन कौन से स्टेप पे आपको लेनी है। या फिर इस यहाँ तक अगर आप जो है अगर यहाँ पे रिदम सोकेबल मिल रही है तो आपको क्या करना है?
नॉट सॉकेबल है तो आपको क्या मिल एकदम सॉकेबल नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, एस स्टॉल है तो किस कंडीशन में आपको यहाँ पे क्या करना है, तो पूरा वहाँ पे एक एल्गोरिदम आपको यहाँ पे दिया हुआ, डोज क्या रखनी है, बाईपेराइड जो है बाईफेजिक मोनोफेजिक जो आपका डीफेब है उसमें क्या करना है, तो मतलब ये एक एल्गोरिदम है वो आप सबको यहाँ पे जरूर पढ़ना है। ठीक है, ऐसे अपने नेक्स्ट क्लासेस के अंदर अपना पढ़ाया गया है, रूटीन क्लासेस के अंदर अपने यहाँ पे सब चीज़ें जो है डिस्कशन की गई है। नेक्स्ट एमसीक्यू, आइडेंटिफाई द कंडीशन इन इमेज, ये आपको कंडीशन दिखाई दे रही है इमेज में, तो ये किसकी कंडीशन है, मॉटलिंग इरिदिमा नॉर्मल है या फिर साइनोसिस की कंडीशन है। राइट आंसर अपना यहाँ पे क्या रहेगा, मॉटलिंग, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये कब देखने को मिलता है, कोल्ड एक्सपोजर में। ठीक है, तो और जो है न्यूबॉर्न के अंदर ये कंडीशंस जो है कॉमनली देखने को मिलती है, और कोल्ड एक्सपोजर अगर हो रहा है उस कंडीशन में बच्चों को यहाँ पे इस प्रकार की स्किन की कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसी के साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आरएनसीसी की जो टीम की ओर से जो है, आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की ओर से जो है क्या किया गया है, मेगा रिवीजन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है फॉर द नॉट एट एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो है क्या मिलने वाला है, एकदम जो हाई यील्ड एमसीक्यूज है अपने यहाँ पे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपके जो मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक है वो ये अकॉर्डिंग टू यहाँ पे एग्जाम सिलेबस आपका ये टेस्ट सीरीज आपके यहाँ पे बनाई गई है। इसके अंदर जो टॉपिक के अंदर आपको जो है मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज जो एक तो जो रिपीट होते आए हैं उनको भी जो है यहाँ पे अच्छे से डील किया गया है, उनके फर्दर आगे और एमसीक्यूज बनाए गए हैं। ठीक है, जो हमारी ओर से एक बेस्ट एमसीक्यूज बन सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम में नॉट सेट एट में। अब क्या है इस टेस्ट सीरीज के अंदर उसके बारे में एक बार मैं आपको छोटा सा एक यहाँ पे ओवरव्यू बता देता हूँ। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो है नौसेट एट प्री एग्ज़ाम स्पेशल डेली टेस्ट सीरीज़। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक टेस्ट आपको जो है मॉर्निंग में देखने को मिलेगा। ओके, जो 6 AM पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक टेस्ट आपको आफ्टरनून में देखने को मिलेगा, 2 PM पे एक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा नाइट में। ठीक है, तो दिन में आपको जो है टोटल 3 टेस्ट आपको यहाँ पे सोल आउट करने को मिलेंगे। तो फर्स्ट मॉर्निंग और जो आफ्टरनून का जो आपको टेस्ट मिलेगा वो मिलेगा अकॉर्डिंग टू टॉपिक और सिस्टम वाइज। ठीक है, इसी के साथ ही डेली आपको जो नाइट में आपको जो टेस्ट मिलने वाला है वो रहेगा आपका प्री नोट सेट जो 8 है उसके एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टेस्ट देखने को मिलेगा। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट सिलेबस के आपके यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगी विद बेस्ट एमसीक्यू विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, आप जरूर अपनी अपनी जो यहाँ पे जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हैं। हमारा सपोर्टिव नंबर आपको यहाँ पे नीचे मैंशनड है 9588856774। टोटल इसके अंदर कितने टेस्ट आपको मिलेंगे, टोटल इसके अंदर आपको 132 टेस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, जिसके अंदर से 74 आपको क्या मिलेंगे, सब्जेक्ट के टेस्ट मिलने वाले हैं। सब्जेक्ट एंड टॉपिक बेस्ड टेस्ट कितने हैं, 74, और 58 जो है नॉट सेट प्री के आपको यहाँ पे टेस्ट मिलने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम सिलेबस। ओके, सारे के सारे एमसीक्यूज हाई यील्ड एमसीक्यूज अपने यहाँ पे रहने वाले हैं, जो कि आपको एग्जाम को टारगेट करने के लिए काफ़ी अच्छा आपके लिए एक माध्यम बन सकता है। ठीक है, साथ में आपकी नेगेटिव मार्किंग को भी ये काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करने की एक कोशिश रहेगी आप सबकी। आपका मोटिवेशन यहाँ पे बूस्टअप होगा। आपका डे टू डे आपको अगर जैसे सिस्टम वाइज अगर आपको यहाँ पे टेस्ट सोल्व करने को मिलेंगे तो आपका एज ए रिवीजन हो रहा है। ठीक है, वो भी टेस्ट के अंदर, तो उससे आप क्या कर सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ मेरा अभी कौन सा सिस्टम वीक है, कौन सा कहाँ पे मैं और अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, आपकी क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग है जहाँ पे मैं नेगेटिव मार्किंग एकदम कम कर सकता हूँ, या फिर मतलब इसके बारे में सेल्फ जो आप यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि हाँ मैं कहाँ पे वीक हूँ और कहाँ पे स्ट्रॉन्ग हूँ। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी अपने टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेशन पे। एमसीक्यू है अपना, ए लेडी हैज़ टेकन disulfiram for alcohol abuse. Next day on party with friends, she drinks wine and has nausea and vomiting. This is reaction। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्या है, तो देखिए एक लेडी है जो डाइसल्फिराम टेक कर रही है एल्कोहल एब्यूज़ के लिए।
तो वो कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन कर रही होगी, तो उसके लिए जो है डाइसल्फिराम वहाँ पे उसको जो है दिया जा रहा है। नेक्स्ट डे ऑन पार्टी में जो है वो फ्रेंड्स के साथ में क्या कर लेती है, ड्रिंक कर लेती है किसको, वाइन को। और अभी जो है उसको क्या हो रहा है, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो रहा है। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एलर्जिक रिएक्शन, डाइसल्फिराम एथेनॉल रिएक्शन, साइड इफेक्ट है, या फिर नन ऑफ दीज। क्या आंसर करेक्ट रहेगा? तो देखिए, इस एमसीक्यू को आंसर करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डाइसल्फिराम जो है ड्रग वो क्या काम करती है। तो देखिए, डाइसल्फिराम का सीधा सा अगर आपको एमसीक्यू पूछे तो इट इज एन ओरली एक्टिव ALDH1 इनहिबिटर। ठीक है, तो ये क्या है, ALDH1 इनहिबिटर ड्रग है। किन पेशेंट्स के लिए है, जो क्रोनिक एल्कोहल डिपेंडेंस के पेशेंट होते हैं, उनको ये जो है ड्रग दी जाती है। अब होता क्या है इस ड्रग में, तो देखो, जो पर्सन एल्कोहल कंजप्शन करता है उसकी बॉडी में ये एल्कोहल जो है किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाल्डिहाइड में। अब एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के लिए इसको क्या चाहिए, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज चाहिए। ठीक है, अब एसिटाल्डिहाइड से ये कन्वर्ट होता है किस में, एसीटेट में। और यहाँ पे भी एक एंजाइम चाहिए इसको कन्वर्ट होने के लिए। ये कौन सा एंजाइम है, तो ये है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया? आगे फिर जो है इससे क्या बनता है आपका, एसिटाल्डिहाइड एसीटेट को एंजाइम ये आपका यहाँ पे जो है कन्वर्जन होता है, फिर जो इससे एटीपी वगैरह जो भी है आगे प्रोसेस है। तो जो आपकी डायसल्फिराम जो ड्रग है वो किसके ऊपर एक्ट करती है, तो किसको इनहिबिट करती है, तो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। तो इट इज़ एन एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम फर्स्ट। इसे क्या करती है, इनहिबिट करती है। अब जब ये इनहिबिट होता है तो आपकी बॉडी में किसका लेवल इंक्रीज होता है, एसिटाल्डिहाइड का लेवल इंक्रीज होगा। और जब एसिटाल्डिहाइड का एक्यूमुलेशन आपकी बॉडी में देखने को मिलेगा तो ये क्या इंक्रीज करेगा आपकी बॉडी में, तो फ्लैशिंग रिएक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और क्या होगा, टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया जो है देखने को मिलेगा। हाइपर हाइपर वेंटिलेशन करेगा पेशेंट इस कंडीशन में। और आपको क्या देखने को मिलेगा पेशेंट में, नोजिया देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग आपको देखने को मिलेगा, हेडेक यहाँ पे जो है कॉमनली देखने को मिल सकता है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पेशेंट को क्या हो रहा है, नोजिया हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है। तो ये कंडीशन कौन सी कंडीशन है, और राइट आंसर क्या रहेगा अपने यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, डाइसल्फिराम एथेनॉल रिएक्शन की कंडीशन है। मतलब पर्सन जो है एल्कोहल कंजप्शन किया, फिर वो पहले से डाइसल्फिराम भी ले रहा है, फिर और उसने एल्कोहल लिया, तो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज का आपके यहाँ इनहिबिटर है ये ड्रग। बॉडी में एसिटाल्डिहाइड का एक्यूमुलेशन रहेगा, एसिटाल्डिहाइड का एक्यूमुलेशन रहेगा तो इसकी रिएक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्योंकि ये क्या करता है, आपके ब्रेन के लिए टॉक्सिसिटी कॉज करता है। क्या, एसिटाल्डिहाइड का लेवल जब बढ़ेगा इस कंडीशन में, फिर जब ये सारे सिम्टम्स पेशेंट में आएंगे तो पर्सन क्या सोचेगा कि नहीं, अब उसको जो है एल्कोहल से प्रॉब्लम होने लगी है। और इस कंडीशन में क्या करेगा, एल्कोहल को लीव करने की यहाँ पे पेशेंट जो है यहाँ पे सोचेगा कि नहीं, अब उसको जो है एल्कोहल को छोड़ना चाहिए। और ये एग्जाम के अंदर आपको एमसीक्यू पूछा गया था। राइट आंसर क्या रहेगा इसका, डाइसल्फिराम एथेनॉल रिएक्शन। तो देखिए, अब यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि एम्स जो है आपके एल्कोहल के टॉपिक को जो है वापस से टच कर सकता है। एल्कोहल के रिगार्डिंग आपको एमसीक्यूज फर्दर देखने को मिलने के चांसेस 90 to 95% तक है। ठीक है, चाहे इसी क्वेश्चंस को और ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको मॉडिफाई करके आपको दे दे। ठीक है, एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स आपको पूछ ले। ठीक है, वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी, कोर्साकॉफ साइकोसिस के बारे में पूछ ले, उनके मैनेजमेंट के बारे में पूछ ले, नर्सिंग रोल प्रायोरिटीज़ के बारे में आपको पूछ ले। तो एल्कोहल का टॉपिक आप सबको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू,
A peasant, Raju thinks his Dr. Suresh as his father. On asking his approval, he get upset on his continuous disapproval. This considered as counter-transference, transference, projection और rejection. तो ये यहाँ पे एक पेशेंट है क्या राजू नाम से, वो डॉक्टर जो सुरेश है उसको अपने फादर के रूप में यहाँ पे देख रहा है. ऑन आस्किंग हिज अप्रूवल ही गेट अपसेट ऑन हिज कंटिन्यूस डिसअप्रूवल. दिस कंसिडर इज, ठीक है. अब यहाँ पे कैसा आपको कौन सी टर्म जो है यहाँ पे कंसिडर हो रही है, काउंटर ट्रांसफरेंस की कंसिडर हो रही है, ट्रांसफरेंस की हो रही है, प्रोजेक्शन की हो रही है या फिर रिजेक्शन की हो रही है. तो ये जो राजू है ये जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को यहाँ पे उसको फीलिंग्स में क्या समझ रहा है, उसका फादर समझ रहा है, ठीक है. साथ में ही जो अपने जैसे अपने ये फादर के साथ में डिसअप्रूवल होता था वैसे ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर के डिसीजंस पे भी ये क्या कर सकता है, ये डिसअप्रूवल हो सकता है, ठीक है. तो इसका इस प्रकार की कंडीशंस को हम क्या कहेंगे, काउंटर ट्रांसफरेंस, ट्रांसफरेंस, प्रोजेक्शन या फिर रिजेक्शन. तो साइकेट्रिक के भी अच्छे खासे एमसीक्यूज जो है आपको पूछे गए थे, साइकेट्रिक, ओबीजी, पीडियाट्रिक्स, ठीक है. तो काफ़ी अच्छा आपका पेपर था और जिनकी थ्योरी वगैरह टोटली अच्छी होगी वही जो है पेपर को अच्छे से कर पाया होगा वहाँ पे. और सेम इस बार भी ऐसा ही रहने वाला है कि पेपर जो है आपका काफ़ी जिसको जिसकी थ्योरी वगैरह काफ़ी अच्छी होगी वो अच्छे से आपका पेपर यहाँ पे दे पाएगा. और माइनस मार्किंग पे भी जो है कंट्रोल रखना यहाँ पे ज़रूरी है. तो देखिए यहाँ पे अपना जो आंसर क्या रहेगा, ट्रांसफेरेंस, ठीक है. तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफेरेंट. जब पेशेंट का डॉक्टर के लिए किसी प्रकार की फीलिंग आना उसे हम कहते हैं ट्रांसफेरेंस. तो देखिए यहाँ पे दो टाइप की टर्म है, एक है ट्रांसफरेंस, दूसरा काउंटर ट्रांसफरेंस. तो ट्रांसफरेंस का मतलब क्या है कि पेशेंट जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को क्या मान रहा है, ठीक है. यहाँ पे क्या मान रहा है, वो फादर लाइक मान रहा है, ठीक है. ये कंडीशन कौन सी होगी, ट्रांसफरेंस. और यहाँ पर अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो क्या माने, पेशेंट को अपना सन या फिर डॉटर समझे, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, काउंटर ट्रांसफेरेंस, ठीक है. तो यहाँ पे जो आपके 2 से 3 एमसीक्यू यहाँ पे प्रिपेयर हो रहे हैं. नेक्स्ट एमसीक्यू, इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोटेक्शन का मतलब किसी और को जो है ब्लेम करना यहाँ पे, और रिजेक्शन जो है चीज़ें जो है यहाँ पे थिंग्स को एक्सेप्ट ना करना. ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, ए पेशेंट continually wash his face and wipe it. He knows he should not do this, but he cannot stop this act and want to do it again and again. What is the disorder? देखो आपको एक कंडीशन के बारे में आपको पूछा गया है. एक पेशेंट है वो कंटिन्यूअली क्या कर रहा है, अपने फेस को वॉश कर रहा है फिर उसको वापस से वाइप आउट कर ले रहा है, ठीक है. उसे ये पता है कि उसको ये नहीं करना है, ठीक है, नॉट टू डू दिस, बट ही कैन नॉट स्टॉप, बट वो खुद से स्टॉप नहीं हो पा रहा है, इस एक्ट को नहीं रोक पा रहा है. एंड वॉन्ट टू डू इट अगेन, ठीक है, और वो ये भी चाह रहा है कि इसको जो है दोबारा से किया जाए. तो ये बार बार ऐसे कंडीशंस को यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है. इसे हम क्या कहेंगे, फोबिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर और हिस्टेरिया. क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे. तो देखिए यहाँ पे अपना आंसर जो रहने वाला है वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है. तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर अपना यहाँ पे क्या रहेगा, आंसर रहेगा. तो ये जो कंडीशन है एनवायरमेंटल भी हो सकती है, ठीक है, और जो है जेनेटिक कंडीशन भी हो सकती है. इसके अलावा कुछ अपने जो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है कौन सा, सीरोटोनिन, उसकी वजह से भी ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है. तो देखो अब जब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की, तो ऑब्सेसिव के आपको कैसे होते हैं, पेशेंट के यहाँ पे ऑब्सेशंस रहते हैं. किससे ऑब्सेशंस रहते हैं, तो देखो जर्म से ऑब्सेशंस रह सकते हैं, ठीक है, या फिर
उसको ऐसा फील आता है अनसेफनेस, तो ये बार बार जो है डोर का लॉक चेक करेगा। तो इस प्रकार की, अब देखो कंपल्सन, कंपल्सन का मतलब क्या हो रहा है, सिंपल तरीके से हम समझे तो रिपीटेड हैंड मूवमेंट, मतलब ऑब्सेशन, मतलब ऐसे उसको थॉट्स आएंगे, उसमें वो क्या करेगा, कंपल्सन करेगा, मतलब मूवमेंट करेगा अपने हैंड्स को, ठीक है। तो या फिर वो कोई एक्ट करेगा अपने थॉट्स को सप्रेस करने के लिए, उस कंडीशन, इस प्रकार की डिसऑर्डर अगर इस प्रकार के थॉट्स बार बार आए और वो कंपल्सन बार बार करे, तो इस प्रकार की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यही आपको यहाँ पे बताया गया है। पर्सन जो है अपने फेस को जो है वॉश करता है, फिर इसको वाइप इट करता है, उसको पता है कि ये चीज़ें हो रही है, बट वो रोक नहीं पा रहा खुद को, और ये वापस से बार बार कई किए जा रहा है, ठीक है। कंडीशन क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब ये क्या करती है, पर्सन की जो है एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग के अंदर क्या करती है, डिस्ट्रेस कोज करती है। तो डिस्ट्रेस की वजह से पेशेंट के अंदर कुछ यहाँ पे जनरल साइन सिम्टम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर हम मेडिकेशंस में, आप इसको किस कौन सी मेडिकेशंस हम यहाँ पे इसको प्रीफर कर सकते हैं, तो एग्जाम के अंदर ये भी आपको नेक्स्ट पूछी जा सकती है यहाँ से, तो कौन सी दे सकते हैं, तो SSRI यहाँ पे जो है ड्रग दे सकते हैं एक तो, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दे सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अदर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग भी हम यहाँ पे जो है दे सकते हैं। इसके अलावा एक और एग्जाम के अंदर एक बार आपसे MCQ पूछ लिया गया है, क्या पूछ लिया गया है, साइकोथेरेपी के बारे में। तो साइकोथेरेपी आपको यहाँ पे कौन सी देनी है, तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में कौन सी देनी है, एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स थेरेपी। चलिए, तो ये था आपका जनरल छोटा सा टॉपिक, कौन सा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हम इनकी जो है मॉडल पेपर्स की क्लासेस भी हम रखेंगे यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। बाकी कुछ क्लासेस अपने ऐप के ऊपर रहेगी, तो वो आपको आगे इनके बारे में शेड्यूल वगैरह सब बता दी जाएगा। यहाँ पे अपन PYQ सोल्व कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट MCQ, बट तो थोड़ा अपना टॉपिक डिस्कशन करते हुए अपन आगे चलेंगे, हो सके नेक्स्ट आपको इसी में से पूछ लिया जाए, या फिर जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो आपको कुछ पूछ लिया जाए, तो आपका जो है थोड़ा सा PYQ देख रहे हैं, तो थोड़ा सा हम टॉपिक को एक जगह रिविजन की तरह करते हुए हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट MCQ अपना, द साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्स who is teaching a patient's parent how to use positive reinforcement technique with the patient recommends। तो एक देखो साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्स है, वो जो है पेशेंट के पेरेंट को बता रही है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टेक्निक को हम कैसे यूज करेंगे, तो उसमें क्या रिकमेंड हमें करना होगा उस पेरेंट को। एग्री चाइल्ड्स स्टेटमेंट वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव, simply restating statement without comment, controlling the child's behavior so there is no chance of negative behavior, removing adverse consequences to produce positive result, rewarding positive behaviors to promote their recurrence। क्या आंसर रहेगा अपने यहाँ पे, तो देखो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जांपल हम क्या समझ सकते हैं कि एक पेशेंट के अच्छे बिहेवियर को और इन्फोर्समेंट करने के लिए और बेटर बनाने के लिए उसको जो कुछ पॉजिटिव थिंग्स हम उसको प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमने यहाँ पे रेट का यहाँ पे जो हम एग्जांपल पढ़ते हैं ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी के अंदर, कि उसको जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करने के लिए उसको जो है चीज़ का टुकड़ा उसको मिलता है, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को कम करने के लिए उसको जो है इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह दिया जाता है। मतलब पॉजिटिव इन्फोर्समेंट को यहाँ पे क्या करना है, आपको एनहेंस करना है। तो हम यहाँ पे कौन सी टेक्निक का यूज में लेंगे, क्या हम यहाँ पे रिकमेंड करेंगे, तो सबसे पहले तो देखिए ये जो है थ्योरी कौन सी है, ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी। और ये किसने प्रोवाइड की थी, BF स्किनर ने। तो यहाँ पे जो है रेट का एग्जांपल हम यहाँ पे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रिकमेंड किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, एग्री चाइल्ड स्टेटमेंट वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव, सिंपली रीस्टेटिंग स्टेटमेंट विदाउट कमेंट,
तो देखो, अगर हम यहाँ पे एग्री कर रहे हैं उस बच्चे के स्टेटमेंट से, चाहे वो नेगेटिव कर रहा है चाहे वो पॉजिटिव बता रहा है, ठीक है, सिंपली हम उसको रीस्टेट कर रहे हैं स्टेटमेंट को विदाउट कमेंट। तो यहाँ पर तो उसको ना कुछ पॉजिटिव गेन हो रहा है ना उसका कुछ नेगेटिव लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन अपना बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन देखिए, कंट्रोलिंग द चाइल्ड्स बिहेवियर शो देयर इज नो चांस ऑफ नेगेटिव बिहेवियर। तो ये ऑप्शन भी एक यहाँ पे पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट यहाँ से इस ऑप्शन से नहीं किया जा सकता है। रिमूविंग एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज टू प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट। तो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में भी यहाँ पे कुछ क्लियरली डिफाइन नहीं है कि हाँ ये एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज को हम यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। तो ये भी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट नहीं रहेगा। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, रिवॉर्डिंग पॉजिटिव बिहेवियर टू प्रमोट देयर रिकरेंस। तो देखो, जो वो एक्शन कर रहे हैं उसमें क्या पॉजिटिव बिहेवियर्स अगर वो कर रहा है बच्चा, तो उसको वहाँ पे क्या मिलना चाहिए? रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एक होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या हो रहा है? वहाँ पे किसी न किसी प्रकार से हमें क्या देना है? उसको रिवॉर्ड प्रोवाइड करना है, जिससे उसको और ज़्यादा स्टिमुलस मिलेगा कि हाँ मैंने अच्छा काम किया तो मुझे जो है रिवॉर्ड मिला है यहाँ पे। A nurse is reinforcing dietary teaching with a client who has a new prescription for monoamine oxidase inhibitors. Which of the following food should the nurse instruct the client to avoid while taking an MAOI? तो देखिए, एक यहाँ पे नर्स री इन्फोर्स कर रहे हैं डाइटरी टीचिंग को एक क्लाइंट के लिए, जिसको यहाँ पे क्या किया गया है? न्यू प्रिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड किया गया, किसका? MAOI ड्रग्स का। कौन सी ड्रग? मोनोअमीन एक्स ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड? अब यहाँ पे कौन से फूड को यहाँ पे जो है नर्स इंस्ट्रक्ट करेगी क्लाइंट को कि आपको जो है ये फूड अवॉइड करना है? जब आप मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग को ले रहे हैं तब हाई प्रोटीन डाइट को अवॉइड करना है, कार्बोहाइड्रेट डाइट को अवॉइड करना है, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट को अवॉइड करना है, या फिर टायरामिन फूड डाइट को अवॉइड करना है। क्या आंसर देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे? तो देखिए, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो ड्रग है, सबसे पहले अपन इसके डिस्कशन को देखते हैं एक बार कि सबसे पहले दो टाइप की होती है ये। एक होती है नॉन सेलेक्टिव। तो मुझे लगता है यहाँ से इस बार थोड़ा सा डीप में आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है। और एक कैटेगरी होती है वो है इसकी सेलेक्टिव। तो नॉन सेलेक्टिव के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आपको देखने को मिलती है? तो यहाँ पे आती है आइसोकार्बोक्साइजेट, फेनालिजिन एंड ट्राइनिल साइप्रोमाइन। तो ये जो ड्रग्स है इनके नाम आपको जो है याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर हो सकता है आपको MAOI ना देके डायरेक्ट आपको इन जो है ड्रग्स के नाम देके आपको फिर एग्जाम में पूछ ले। तो देखो, जो नॉन सेलेक्टिव कैटेगरी की ड्रग है ये किसको इनहिबिट करती है? इट इनहिबिट मोनोअमाइन ऑक्सीडेज टाइप ए एंड टाइप बी को। नेक्स्ट यहाँ पे जो कैटेगरी है वो है सेलेक्टिव। सेलेक्टिव के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? सेलेग्लिन। एंड सेकंड जो ड्रग है वो है रेसाग्लिन। और ये जो दोनों ड्रग हैं ये किसको इनहिबिट करती है? ओनली मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी को इनहिबिट करती है। तो ये जो ड्रग्स है ये किस किस के लेवल को बढ़ाती है? एक तो ये लेवल को बढ़ाती है किसको? सीरोटोनिन को। सेकंड एक इसके लेवल को इंक्रीज करती है नॉर एफिनेफ्रिन को। एंड थर्ड वन एक इसके लेवल को बढ़ाती है डोपामिन को। तो ऐसे फिर इसका जो है आगे आपको जो है ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है पेशेंट में। और ये जो सेलेक्टिव मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है ये किसके लेवल को इंक्रीज करती है? ओनली एंड ओनली डोपामिन के लेवल को। तो आपने एक डिसऑर्डर पढ़ी होगी, कौन सी? पार्किंसन। तो पार्किंसन वाले पेशेंट्स में अगर डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं तो उस केस में कौन सी कैटेगरी को MAOI को यूज़ करेंगे? तो सेलेक्टिव तो आपने पढ़ा भी होगा।
कि सेलेग्लिन उसको जो है दी जा रही है, रेसाग्लिन पेशेंट को दी जा रही है, तो उस कंडीशन में हमें जो है कौन सी डाइट आपको अवॉइड करनी है। तो इस प्रकार से भी आपको एमसीक्यू पूछ सकता है एग्जामिनर। तो ये सारी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो है आगे एमसीक्यूज़ को डील करेंगे। अपने मॉडल पेपर जो यूट्यूब के ऊपर और अपने ऐप के ऊपर जो क्लासेस ली जाएगी वहाँ पर भी अच्छे से एक एक चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किए हुए और हाई यील्ड एमसीक्यूज़ को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो एग्ज़ाम में हमें लगता है कि जैसे लास्ट बार हमने काफ़ी अच्छा अपना यहाँ पे रिस्पॉन्स रहा है, क्वेश्चंस हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से करवाए हैं, तो आपको खूब सारे एमसीक्यूज़ भी आपको वहाँ पे देखने को मिले थे। तो उसी प्रकार से आगे भी इस बार भी हम यहाँ पे प्रिपरेशन आप सभी के लिए लेके आएंगे। तो राइट आंसर आपका जो यहाँ पे रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, टायरामिन फूड। तो देखो टायरामिन एक प्रोटीन डाइट है, तो यहाँ पे हाई प्रोटीन भी देखो ऑप्शन में है, तो कुछ बच्चों ने वहाँ पे हाई प्रोटीन डाइट को अवॉइड जो है अवॉइड करने के लिए कह दिया था, बट यहाँ पे जब क्लियरली ऑप्शन में दिया हुआ है टायरामिन फूड, तो टायरामिन फूड क्या करता है आपकी बॉडी में जो है नॉरएपिनेफ्रिन के यहाँ पे जो है लेवल को इंक्रीज़ करता है, फिर जो है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शंस होता है, फिर हाइपरटेंशंस होते हैं, तो सारी कंडीशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, इसलिए इस फूड को हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम सिम्टम्स की बात करें, अगर टायरामिन वो डाइट फिर अगर कंज्यूम करेगा तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, एक तो स्वेटिंग देखने को मिलती है पेशेंट में, इसके अलावा ट्रेमर्स, नेक्स्ट डिजीनेस, नेक्स्ट हाइपरटेंशन क्राइसिस की कंडीशन यहाँ पे हो सकती है पेशेंट में। तो इसके अलावा और इसकी पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो भी यहाँ पे सीवियरली हाई देखने को मिलेगी। तो इस कंडीशन में आपको क्या अवॉइड करना है पेशेंट को, नो सीज, वाइन एंड पिकल फूड्स, तो यहाँ पे क्या करने हैं आपको अवॉइड करने हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, A client diagnosed with delirium becomes disorientated and confused at night. Which intervention would the nurse implement initially? अब एक क्लाइंट है जो कंडीशन क्या है, उसमें डिलीरियम की कंडीशन है, डिसोरिएंटेड हो रहा है, रात में कंफ्यूज्ड है। विच इंटरवेंशन वुड द नर्स इम्प्लीमेंट इनिशियली, तो यहाँ पे कौन सा इंटरवेंशन जो है नर्स इम्प्लीमेंट करेगी इनिशियली। मूव द क्लाइंट नेक्स्ट टू द नर्सेज स्टेशन, use an indirect light source and turn off the television, keep the television and a soft light on during the night, play soft music during the night and maintain a well light room। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे, क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे। तो देखो ये जो कंडीशन है क्या डिलीरियम की कंडीशन है, तो यहाँ पे जो पीरियड ऑफ ऑनसेट है वो कैसा होता है पेशेंट के अंदर, फास्ट रैपिड पीरियड ऑफ ऑनसेट होता है, सन डाउनिंग इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे सन डाउन होता जाता है वैसे वैसे सिम्टम्स जो है पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलता है, और ये जो कंडीशन है वो कैसी होती है, रिवर्सिबल कंडीशन होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे कॉन्शियसनेस कैसी होती है, अल्टर्ड होती है, ओके। हाइपर एक्टिव कंडीशन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। तो जो है डिलीरियम के पर्सन को हम यहाँ पे कौन सा इंटरवेंशन है हम यहाँ पे कर सकते हैं पेशेंट में, तो देखो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2, यूज़ एन इनडायरेक्ट लाइट सोर्स एंड टर्न ऑफ द टेलीविज़न। इस कंडीशन में क्या करना है आपको, एक इनडायरेक्ट लाइट सोर्स हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उसको स्टिमुलेशन जो भी आ रहे हैं, उसको डिस्टर्बेंस करने वाले वो सारे के सारे क्या किया जा सके, उनको हम स्टॉप कर सके, उससे दूर रख सकें पेशेंट को। तो अपना बेस्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 अपना जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। सडन ऑनसेट होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना यहाँ पे, after taking an antidepressant for about a week, a patient report constipation and blood vision with no improvement in mood. The psychiatric mental health nurse informed the patient। एक पेशेंट है जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस ले रहा है, अभी जो है उसको 1 वीक ही हुआ है मेडिकेशंस लेते हुए। अब पेशेंट ये रिपोर्ट कर रहा है कि उसको क्या हो रहा है,
उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ब्लड विज़न उसको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट उसमें जो है किसी प्रकार का यहाँ पे जो है इम्प्रूवमेंट नहीं है उसके मूड में। द साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्स इन्फॉर्म द पेशेंट। अब यहाँ पे इस कंडीशन में अगर यहाँ पे साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्स जो यहाँ पे क्या इन्फॉर्म करेगी पेशेंट को, टेक्स अप्रोक्सीमेटली 2 to 4 weeks for depression to lessen and side effect usually diminish over time. Stop the medication immediately and contact your primary care physician. You should contact your doctor. The doctor may need to change medication. You should schedule an appointment with your ophthalmologist. तो इस कंडीशन में हमारा क्या आंसर करेक्ट रहेगा? तो देखिए यहाँ पे अपना आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए अपना जो है करेक्ट आंसर रहेगा। और ये एमसीक्यू जो है बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसके जस्ट सिनेरियो को चेंज कर देते हैं, थोड़ा बहुत लैंग्वेज को बदल देते हैं, फिर आंसर जो आपका वही रहने वाला है। टेक अप्रोक्सीमेटली 2 to 4 week की डिप्रेशन के जो सिम्टम्स है वो मेडिकेशन स्टार्ट करने के 2 to 4 week में जो है यहाँ पे सबसाइड होना स्टार्ट होते हैं। तो आपको तो अभी जस्ट 1 week ही हुआ है, तो थोड़ा सा आप जो है शांति रखिए, ठीक है, रिलैक्स रहिए, ठीक है, आराम से जो है ये मेडिकेशंस जो है इसका प्रॉपर एक्शन आना जो है 2 to 4 weeks में इसका एक्शन आना यहाँ पे स्टार्ट होगा। और जो साइड इफ़ेक्ट है वो भी यहाँ पे ओवर द टाइम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिमिनिस्ड हो जाएंगे। During a therapy, a patient is asked to do smoking while giving mild act to create unpleasant effect associated with smoking, and patient now feel repelled from smoking. This is type of। तो यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है कि एक यहाँ पे पेशेंट जो है वो क्या कर रहा है, स्मोकिंग करने के लिए कह रहा है, ठीक है, माइल्ड एक्ट के टाइम पे जो उसको यहाँ पे अनप्लीजेंट अफेक्ट यहाँ पे जो है दिया जा रहा है, ताकि जो उसका जो स्मोकिंग है उससे क्या किया जा सके, उसको रिपल्ट किया जा सके। तो ये जो कंडीशन है मतलब उसमें अनप्लीजेंट इफेक्ट उसमें प्रोवाइड करना ड्यूरिंग स्मोकिंग, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, रीडायरेक्ट बिहेवियरल थेरेपी, एवर्जन थेरेपी, या फिर सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी। तो देखिए यहाँ पे अपना आंसर क्या रहेगा, एवर्जन थेरेपी। ओके, तो एवर्जन थेरेपी सिंपल लैंग्वेज में है क्या, तो इट इज़ ए बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक है। इसमें क्या किया जाता है, दैट रिड्यूस बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक दैट रिड्यूस और eliminates unwanted behaviors by associating them with unpleasant और एडवर्स स्टिमुलाई। ठीक है, तो ये एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक है, इसमें रिड्यूस किया जाता है और एलिमिनेट किया जाता है कौन से बिहेवियर्स को, ऐसे बिहेवियर्स जो अनवांटेड बिहेवियर्स होते हैं, और उनको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं ताकि अनप्लीजेंट स्टिमुलाई उसको प्रोवाइड करवा के किए रहते हैं। अब अनप्लीजेंट स्टिमुलाई कैसे आप प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इसने क्या किया, स्मोकिंग वगैरह यहाँ पे कर रहा है अगर ये पेशेंट, तो आप अनप्लीजेंट इफेक्ट कैसे दे सकते हैं इसको, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक शॉक से। जैसे ये स्मोकिंग कर रहा है उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है, इस इलेक्ट्रिक शॉक अगर ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, नोजिया इंड्यूस ड्रग है उसको यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी ड्रग्स जो नोजिया को इंड्यूस करते हैं, ठीक है, तो वो ड्रग यहाँ पे जो है दी जा सकती है। ऐसी ड्रग जो अनप्लीजेंट ऑर्डर
देखते हैं उसमें अनप्लीजेंट ऑर्डर आता है उसमें स्मेल में, और आपको जो है अनप्लीजेंट टेस्ट उसमें देखने को मिलता है। तो ये सब जो आपकी एवर्जन थेरेपी के अंदर इसको काम में लिया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू। A male patient report an intense, overwhelming fear of driving a car. The fear has disturbed all element of the patient's life। अब जो fear है ड्राइविंग ए कार का, तो वो जो fear है उसके जो है पेशेंट की लाइफ के सभी प्रकार के एलिमेंट्स को यहाँ पे क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे सोशल लाइफ हो, चाहे इसकी जॉब प्रोफाइल वाली जो लाइफ है, उन सबको ये क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। द पर्सन डज नॉट गो टू द ग्रोसरी स्टोर अनलेस समवन ट्रांसपोर्ट हिम, has relinquished his job and has few social contact। द पेशेंट ट्रीटमेंट प्लान इंक्लूड। अब इस कंडीशन में इस पेशेंट का हम ट्रीटमेंट प्लान में क्या इंक्लूड करेंगे? असर्टिवनेस ट्रेनिंग, बायोफीडबैक, स्ट्रेस मैनेजमेंट असिस्टेंस, या फिर सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। क्या आंसर रहेगा? किस प्रकार से इस पर्सन को यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा? फोबिया का पेशेंट है, देखो। तो फोबिया के पेशेंट में हम जो है किस प्रकार की यहाँ पे थेरेपीज वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, कौन सा यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लान यूज में लेंगे? तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। तो अब यहाँ पे राइट आंसर तो आपका मिल गया। फोबिया के केस में सीधा सा आंसर है सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन हमें करना है। तो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की भी क्या होती है, कुछ स्टेप्स होती है, ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन कर दें। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहती है? पेशेंट को हमें क्या प्रोवाइड करना है? साइको एजुकेशंस, प्लस उसको क्या प्रोवाइड करना है? रिलैक्सेशन थेरेपीज यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। सेकंड, हमें क्या प्रोवाइड करना है? उसको एस्टैब्लिश करना है, एस्टैब्लिश द फियर हेरारकी। ठीक है, तो उसका जो टॉप मोस्ट फियर है, ठीक है, उसको सबसे लास्ट में रख के उसको यहाँ पे जो है जिससे कम डर लगता है उसको, उसका मतलब एज ए हेरारकी के रूप में हमें फियर को यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट लास्ट में हम क्या करेंगे? स्टार्ट विथ लेवल 1 एक्सपोजर, देन वर्क। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करना है? फिर जो उसका यहाँ पे लेवल 1, सपोज यहाँ पे जो है लेवल 10 तक उसके यहाँ पे फियर है, तो लेवल 1 में जो कम फियर है उससे यहाँ पे स्टार्ट करना है, फिर डायरेक्टली लेवल 10 तक हम उसको यहाँ पे लेके जाएंगे। तो ये जो कंडीशंस होती है इसे हम कहते हैं सिस्टमिक डिसेंसिटिविटी। एक सिस्टम की तरह हमें क्या करना है? इस फियर को दूर करना है इस पेशेंट में। राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो साइकेट्रिक के जो है यहाँ पे खूब सारे पसंद जो है क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे पूछे गए थे। असर्टिवनेस में उसको जो है रोल मॉडलिंग के लिए हम कर सकते हैं, बायोफीडबैक में हम उसके वाइटल्स वगैरह को हम यहाँ पे असेस करेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट असिस्टेंस में उसका स्ट्रेस को यहाँ पे मैनेजमेंट वगैरह यहाँ पे जो है किए जाने की कुछ टेक्निक्स वगैरह हम यहाँ पे यूज में लेंगे। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू। सिजोफ्रेनिया पेशेंट थिंक ही इज इन द डेंजर कंडीशन, द कंडीशन इज। ठीक है, अब देखो सिजोफ्रेनिया का एक पेशेंट है, उसे लग रहा है कि वो एक डेंजर कंडीशन में है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूटरी, या फिर डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। क्या आंसर रहेगा अपने यहाँ पे?
राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो उसको जो है पर्सिक्यूटरी डिल्यूजन कहते हैं। इसको अपन मतलब शक संदेह वाली स्थिति जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है पेशेंट में। राइट आंसर अपना यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ट्रू अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग इज, ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन ट्रू है? लैक्टोज हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, सैचुरेटेड फैटी एसिड आर प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, इन ब्रेस्ट मिल्क taurine and cysteine is low in amount, breast milk is low in vitamin। तो देखिए, लैक्टोज हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, तो लैक्टोज यहाँ पे हेल्प करते हैं कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, एक यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। Saturated fatty acids are present in breast milk, incorrect statement। In breast milk taurine and cysteine is low in amount, तो यहाँ पे जो है ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। राइट आंसर क्या रहेगा? ब्रेस्ट मिल्क इज लो इन वाइटामिन, तो वाइटामिन डी यहाँ पे जो है लो रहता है। B12 भी आपको यहाँ पे लो देखने को मिलता है। तो आप देखोगे आफ्टर डिलीवरी जो है न्यू बॉर्न को क्या दिया जाता है? विटामिन डी की सिरप यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। 1 ml पर डे जो है उसको यहाँ पे विटामिन यहाँ पे जो है दिया जाता है, विटामिन डी स्पेशली, क्योंकि एक तो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो है विटामिन डी आपको यहाँ पे कम देखने को मिलता है, साथ में छोटा बच्चा रहता है तो उसको यहाँ पे हम जो है सनलाइट के अंदर भी इतना एक्सपोजर नहीं कर पाते हैं ड्यू टू सम रीजंस। हो सकता है उसको जो है कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से फेवरेबल ना हो। ठीक है, अभी अभी तो यूट्रस से बाहर आया है, वो इस एनवायरनमेंट के अंदर अडोप्ट कर रहा है रहना, तो उस केस में उसको जो है यहाँ पे विटामिन डी की सिरप यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, तो 1 ml पर डे के अकॉर्डिंग उसको जो है दिया जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, which gauge injection used during administration of vitamin K newborn? 26 gauge, 24 gauge, 22 gauge और 16 gauge? क्या आंसर रहेगा? तो विटामिन के IM, तो इसको हम यहाँ पे कितनी गोज की निडल से हम यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करेंगे? राइट आंसर क्या रहेगा? 26 गोज। ओके, बेस्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? 26 गोज अपने यहाँ पे क्या रहेगा? आंसर रहने वाला है। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाला है आज के जैसे ही। ठीक है, हम कोशिश करते हैं डे बाय डे अपने जो लेवल को अप करने की। ठीक है, आपके जो बेंचमार्क है उसके ऊपर सेट होने की कि क्या है RNCC। ठीक है, तो डे बाय डे हम जो है इम्प्रूव करते रहेंगे, आपको भी जो है इम्प्रूव करवाते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आप सबको प्रिपेयर होना है। अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह सब इन सब यहाँ पे अवेलेबल है RNCC के ऑफिशियल ऐप पे। यहाँ पे आपको जो अपने सपोर्टिव नंबर्स वगैरह जो आपको दे रहे होंगे उसके ऊपर आप कॉल और मैसेज करके इन टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, आपके लाइव क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग या फिर लाइव बैच के रिगार्डिंग, ठीक है, इन सब के लिए आप जो है इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हो। तो विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।